प्यारे दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो आप सभी? सभी एनर्जेटिक हो? फिजिक्स पढ़ने के लिए जोश है? जोश है तो इस फिजिक्स को आगाज के साथ शुरू करते हैं। और इस फिजिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए फिजिक्स सब्जेक्ट क्यों काम का है, हम फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। क्या हम फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो हमारा काम चल सकता है? क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट नॉलेज है कि फिजिक्स सब्जेक्ट का नॉलेज यदि हम गेन नहीं करें तो उस नॉलेज से हम इस पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी हमारे सामने है उसके बारे में हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अधूरा है वो आपका नॉलेज यदि हम उस फिजिक्स सब्जेक्ट को आप उस नॉलेज के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। आप जिस स्थिति में अभी बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, आपको अभी गर्मी लग रही है। यदि इस क्लासरूम में एसी लगा दिया जाए तो क्या होगा? बड़ा आनंद के साथ पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे। अभी पंखा चल रहा है, पंखे को बंद कर दिया जाए, कैसा लगेगा? उस उमस से, हम गर्मी से हम क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। आपको एक अंधेरे कमरे में बिठा दिया जाए और वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, आप दिन के अंदर ही आप अंधेरे में बैठे हो, आपको डर लगने लग जाएगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी से अच्छी प्राइम लोकेशन पर आप क्यों नहीं बैठे। तो कहने का मतलब है, आपको कहा जाए कि आपको अमेरिका जाना है पर आपको सिर्फ पैदल जाना है, किसी साधन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपको अजीब सा लगेगा। आपको कहा जाए कि उस शहर में जाना है, आपको किसी साधन का इस्तेमाल नहीं करना, आपको पैदल जाना है, यानी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड आपके अंदर नहीं करना है, आपको उस नॉलेज को इंक्लूड नहीं करना है। क्या उसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी? शायद ही कोई मूर्ख ये कहेगा कि आसान होगी, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में, डेली के जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर हमारे कदम कदम पर, हर क्षण पर हमारे साथ फिजिक्स चलती है। फिजिक्स हमें रास्ता दिखलाती है, हमें कहती है कि बेटा ये जो है आपके सामने डिस्कवरी है, इसकी मदद से आपकी जो लाइफ है बहुत ही शानदार हो चुकी है। जो बच्चे मुझे इस टाइम पर सुन पा रहे हैं, जिसके पास मेरी आवाज जा पा रही है, आप पास में बैठे हो, आपके पास भी मेरी आवाज जा पा रही है। यदि यहाँ पर पूरे मीडियम को निकाल दिया जाए तो मैं कितना भी चिल्ला लूं, आपके कान में मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है। और जो मैं ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूं, मेरे कंठ से जो ध्वनि निकल रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके कान तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में मीडियम नहीं है और साउंड के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास एक ऐसा प्यारा सा सब्जेक्ट, इतना आसान सा सब्जेक्ट, इतना मजेदार सब्जेक्ट, इसको पढ़ने से हमारी जो जिंदगी है बहुत ही मस्त हो जाती है और हमें ऐसा फील होता है कि हम इस जिंदगी में आए तो कुछ तो जरूर करके जाने वाले हैं, यानी हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। हमें बहुत कुछ नॉलेज अर्जित करना है और इसके माध्यम से अर्जित करेंगे तो हमें जरूर हमारे सामने जो कुछ भी घटना घटित होती है, इस उसे कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, जो हमें दिखाई देता है, अपनी आंखों से आसपास के एरिया को आप विजुलाइज करो, उसमें जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, यदि आप उससे समझने की कोशिश करोगे तो वो जिस भी ब्रांच में आता है, साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त फिजिक्स। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं साइंस, विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? आप सभी अच्छे से पढ़ के आए हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? बुक के अंदर मेरे प्यारे बेटे ये सब लिखा रहता है कि कर्मबद्ध किसके? प्रकृति के, प्रकृति के कर्मबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ये आप सभी अच्छे से पढ़ के आए हो, शायद ही कोई बच्चा हो जिसने ये नहीं पढ़ा हो। यानी प्रकृति के कर्मबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें अंतर क्या है। पहली बात तो प्रकृति,
प्रकृति को इंग्लिश में बोलते हैं नेचर। क्रमबद्ध इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमेटिक। अध्ययन को हम बोलते हैं स्टडी। यानी ये जो विज्ञान की परिभाषा है, ये प्यारे दोस्त दो शब्दों से पूरी होती है। एक तो नेचर से, और उस नेचर के कौन से अध्ययन से? सिस्टमेटिक अध्ययन से। अब सिस्टमेटिक क्या होता है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी भी क्लासरूम के अंदर हम एंटर करते हैं, जब स्कूल में आप एंटर करते हो, अपने क्लासरूम में जाते हो, तो क्या आप अपने क्लासरूम में जो टेबल होती है, स्टूल होती है, क्या वो ऐसे कोई ऐसे तिरछी इधर लगी हुई है, कोई इधर लगी हुई है, कोई ऊपर की तरफ मुंडी की हुई है, यानी पैर उसके ऊपर की तरफ कर दिए हैं, कोई इधर कोने में पड़ी है, कोई दूसरे कोने में पड़ी है, कोई तीसरे कोने में पड़ी है, क्या आपको ऐसा लगता है उस क्लासरूम में ऐसे टेबल पड़ी है? यदि टेबल पड़ी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या है आपका? क्लासरूम में प्रवेश करते ही उसको सिस्टमेटिक करना, उसको पंक्तिबद्ध जमाना। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक सीधी लाइन में उनको सारे टेबल को जमाओगे, फिर उसके आगे स्टूल को रखोगे, फिर वहां पर आप टेबल के ऊपर अपना बैग रखोगे। ऐसा थोड़ी टेबल पे आप बैठ जाओगे, स्टूल पे बैग को रख दोगे, ऐसा होता है क्या? कोई भी नहीं करता है, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में ये इस तरह का नॉलेज है, वो पहले से समझता है, उसके पास ऐसा ज्ञान है कि उसको सिस्टमेटिकली रखना है, इसको तीतर बीतर नहीं करना है। नहीं तो वो क्लासरूम क्या लगेगा? क्लासरूम नहीं, वो एक जंगल की तरह होगा, जहां पर सब कुछ, कहीं पर झाड़ी है, कहीं पर कुछ है, कहीं, यानी वहां पर एक सिस्टमेटिक नहीं। तो कहने का मतलब क्रमबद्ध। हम हर काम को घर पर भी आप देखते हैं, जिस रूम के अंदर आप रहते हो तो वहां पर कपड़े अलमीरा के अंदर पड़े हैं, है ना? आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, ब्रश आपको बाथरूम में मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि आपके बेडरूम में मिलेगा, है ना? नहाने की बाल्टी भी आप बेडरूम में थोड़ी रखते हो, बाथरूम में तो रखते हो। कहने का मतलब जो चीज जहां सुटेबल है उसको वहां पर व्यवस्थित तरीके से रखते हो। व्यवस्थित करना ही क्या है? विज्ञान का अध्ययन है। यानी विज्ञान वही है। विज्ञान कुछ और कोई नई चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी चीज का आप अध्ययन करते हो, यानी प्रकृति का जब अध्ययन करते हो, उसको एक व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करोगे तो वो क्या है? विज्ञान। तो विज्ञान हम क्या करते हैं? जो भी अध्ययन करते हैं वो क्या है, किसमें इंक्लूड आता है? विज्ञान में आता है। प्रकृति का अध्ययन करेंगे, यानी हमारे पास हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है ना? ऐसा क्यों होता है? यानी ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, कब बारिश होना है, कब अकाल पड़ता है, कब तेज धूप पड़ती है, कब आपको आवाज़ सुनाई देती है, कभी किसी गाड़ी में बैठे हो तो वो तेज चलती है, कोई धीरे चलती है ना? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने घटित होती हैं। कब कोई तारा आपको यहाँ पर दिखाई देता है, कुछ देर बाद में वो दूसरी जगह दिखाई देता है ना? या फिर आज चंदा मामा हमें हमें पूरा का पूरा दिखाई दे रहे हैं, फिर आधा दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ उसका थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, कभी पूरा अंधेरा हो जाता है। ऐसी यानी अनगिनत घटनाएं हमारे आंखों के सामने घटित होती है, हम उसको समझना चाहते हैं। अब प्रकृति के अंदर, प्रकृति में उसको भी अब देखो सिस्टमेटिक स्टडी करनी है अपने को, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है, यानी उसको पूरा व्यवस्थित करना है। तो विज्ञान जो है, यानी ज्ञान को अर्जित करने के लिए, इस प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमें उसे सिस्टमाइज करना है, स्टडी को सिस्टमेटिक करना है। तो विज्ञान की हमने बहुत सारी ब्रांचेज बना ली, क्योंकि एक सिंगल विज्ञान के अंदर सबकी स्टडी करना मुश्किल है। तो आप 10th तक की क्लास में ये सब पढ़ते हो, केवल विज्ञान पढ़ते हो। अब 10th के आगे जैसे आप एंटर करते हो 11th क्लास में, तो आपको विज्ञान नहीं, उस विज्ञान की ब्रांचेज पढ़ाई जाती है, शाखाएं पढ़ाई जाती है। जैसे एक पेड़ है, तो एक पेड़ का तना ही सफिशिएंट थोड़ी है। क्या उस तना आपको छांव दे सकता है? तने से छांव नहीं आ सकती, उसकी क्या निकलेंगी? ब्रांचेज निकलेगी। वो उस पूरे पेड़ को बताएंगे कि ये पूरा पेड़ है। तो ये पेड़ का जो तना है वो तो है हमारी साइंस, विज्ञान, उससे बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है। यानी विज्ञान में भी थोड़ा सा अध्ययन फिजिक्स में आता है, फिर थोड़ा सा अध्ययन केमिस्ट्री में आता है, फिर थोड़ा सा अध्ययन बॉटनी में आता है, फिर थोड़ा सा अध्ययन जूलॉजी में आता है, एग्रीकल्चर में आता है, तो ऐसे कंप्यूटर साइंस में आता है। कहने का मतलब हमने बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज बना रखी है विज्ञान की, जिसमें हम विज्ञान यानी नेचर के क्रमबद्ध अध्ययन को इंक्लूड करते हैं। तो हमारी एक प्यारी सी सुंदर सी ब्रांच आती है जिसका नाम है फिजिक्स, और उस फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान।
और भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जो हमारे पास प्रकृति का जो भौतिक स्वरूप है, प्रकृति के भौतिक स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन। देखो अध्ययन कैसा है, क्रमबद्ध रहेगा। हर विज्ञान की कोई सी भी ब्रांच हो उसमें हमेशा क्रमबद्ध अध्ययन ही रहेगा। तो यहाँ प्रकृति का केवल भौतिक फिजिकल जो स्वरूप है उसकी बात करते हैं, जो हमें दिखाई देता है उसके स्वरूप की बात करते हैं। तो उसका जो हम अध्ययन करेंगे और वो क्रमबद्ध करेंगे तभी विज्ञान में आएगा, ध्यान रखना। तो हम इसका अध्ययन कैसा करेंगे? क्रमबद्ध करेंगे। क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान की शाखा में आता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी इस फिजिक्स को। 11th क्लास में फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 11। देखो हमने फिजिक्स के बारे में बात की कि फिजिक्स एक भौतिक स्वरूप का अध्ययन करती है। तो फिजिक्स में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं? जैसे कक्षा 11 में जैसे आप प्रवेश करते हो, सबसे पहला अध्ययन करते हैं, जैसे हम द्रव्यमान मापते हैं। द्रव्यमान से पहले आपको बताऊं, जैसे प्रकृति के मूलभूत बल के मूलभूत बल। प्रकृति जो है वो बनी हुई है, यानी प्रकृति जो बनी हुई, यानी अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का टुकड़ा नहीं हुआ। पर हम ऐसा सुनते आए हैं कि पृथ्वी का पहले किसी जमाने में टुकड़ा हुआ था, तब चंद्रमा बना था। यानी जो पृथ्वी की मिट्टी है वही चंद्रमा की मिट्टी है। वहां पर भी ऐसा ही सिस्टम है, पर वहां पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर वायुमंडल है। इसलिए वहां पर समस्या आ रही है, वहां पर लोग जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए श्वास लेने के लिए हवा नहीं है। बाकी सारा सिस्टम जैसा पृथ्वी पर है वैसा ही चंद्रमा पर है। तो पहले जब ऐसा बोला जाता है, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि पूरा यूनिवर्स उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ब्लास्ट हो गया था एक बहुत बड़ा पिंड, उसके टुकड़े होने पर ये पूरी प्रकृति बनी, यानी पूरा यूनिवर्स बना। उसमें बहुत सारे तारे बने, आकाश, तारों का जो झुंड है उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। फिर तारों के चारों तरफ चक्कर काटने वाले ग्रह बने तो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटने वाले उपग्रह बने, उल्का पिंड बने। इस तरह से कहने का मतलब है ये एक बहुत बड़े विशालकाय पिंड का जब बहुत सारे टुकड़े हुए, उसमें विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो टुकड़े टुकड़े बने। तो कोई ग्रह कहलाए, कोई उपग्रह कहलाए, कोई तारे कहलाए, है ना? और उन तारों में भी जैसे हमने हमारा तारा चुन लिया, उसे बोल दिया सूर्य कह दिया, है ना? इस तरह से फिर तारों का जो झुंड है उसे हम आकाश गंगा बोल दिया हमने। फिर उस पूरे बड़े सारे विशालकाय झुंड को हमने क्या बोल दिया? यूनिवर्स बोल दिया, ब्रह्मांड बोल दिया। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें हमारे सामने हम अध्ययन में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारा फिजिक्स है। यानी अब ये बनी हुई कैसे है, इनको आपस में बांध के रखता कौन है? तो एक बल होता है ना? तो ऐसे 4 प्रकार के बल होते हैं प्रकृति में, मूलभूत बल जो इस प्रकृति को परिभाषित करते हैं। ये प्रकृति हमारे सामने है। तो वो बल, 4 बल कौन कौन से हैं? एक है परबल, नाभिकीय बल, दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल। सभी ने नाम सुना है गुरुत्वाकर्षण, 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप, गुरुत्वाकर्षण बल। और चौथा है विद्युत चुंबकीय बल। यानी पूरी की पूरी प्रकृति जो है इन चारों बलों से, 4 बल जो है, यानी विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, इन चारों बलों से बंधी हुई है। जैसे कोई कह दे कि भाई प्रियांशु ये बता तू यहाँ पर कैसे बैठा है, तेरे को किसने बिठा रखा है?
तुम तो कहोगे मेरी मर्जी है सर, मैं बैठा हूँ स्टूल के ऊपर बैठा हूँ। मर्जी तुम्हारी नहीं है। तुमको खींच रखा किसने ये बताओ? पृथ्वी ने खींच रखा है। आपने 2-3 दिन पहले एक नाम सुना होगा, हमारे सुधांशु शुक्ला, नाम सुना है क्या? किसी ने नाम सुना है? सुधांशु शुक्ला एक एस्ट्रोनॉट है ना? और वो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए, और अंतरिक्ष में एक घर है जिसका नाम है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, ISS, अंतरराष्ट्रीय, है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS। सुना है क्या नाम? अंतरिक्ष में एक घर है। चलो आप लोगों ने ये तो जरूर देखा होगा, एक तारा चलता है ना, और थोड़ी देर बाद में गायब हो जाता है। बस वो वही है। वो एक घर है छोटा सा, उसके अंदर हमारे यहां से अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, और वो वहां पर अध्ययन करते हैं। आजकल अखबारों में तो काफी आ रहा है ये सारी चीजें, है ना, आप लोगों ने मीडिया में भी सुना होगा, टीवी पे भी आ रहा है। अपने देश के PM जो उन्होंने उनसे बात भी किया डायरेक्ट, और उन्होंने कहा कि जो मेरा देश है, ये भारत देश है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जिस तरह से राकेश शर्मा ने पहले एक समय पर बात की थी, वैसे ही इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से बात की अभी, और बताया कि मेरा देश एक दिखता है वहां पर। यहाँ ऐसे अलग अलग नहीं दिखते, ये भी ये सारा अलग बटा हुआ है। वहां पर पूरा का पूरा अलग अलग राज्य दिखाई नहीं देते, मेरा पूरा भारत देश एक जैसा दिखाई देता है। हालांकि ऐसा वहाँ बाउंड्री थोड़ी दिखाई देती है कि भाई ये चीन की दीवार है, ये यहाँ पर भारत है, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, भूटान है, वैसा वहां दिखाई नहीं देता। वहां तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि पृथ्वी है, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है लगातार। तो वो मतलब अपने अंदाज में उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है उस पर हमें एक जैसा दिखाई देता है, पूरा भारत बंधा हुआ दिखाई देता है। तो वो सुधांशु शुक्ला नासा के थ्रू गए हैं। नासा एक अंतरिक्ष की एजेंसी है अमेरिका के अंदर। वो क्या करती है, वो ट्रेनिंग देती है, और ट्रेनिंग देकर उनको अंतरिक्ष में जो स्टेशन है उसके अंदर भिजवाती है, और वहां पर वो अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके फिर वो वापस नीचे आ जाते हैं। आपने थोड़े दिन पहले नाम सुना होगा सुनीता विलियम्स, सुना था क्या? सुनीता विलियम्स वहाँ फंस गई थी, फिर उनको काफ़ी समय बाद मिलाया गया था नीचे, क्योंकि वो काफ़ी समय तक वहाँ पर रुकी थी। वहाँ पर रुकते तो आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पर जीरो ग्रेविटी फील होती है, और वहाँ पर जिस तरीके से आप क्लासरूम में बैठे हो ना, वहाँ बैठ नहीं सकते। जिस तरीके से आप घर पे आराम से मजे से सोते हो, वैसे सो नहीं सकते, क्योंकि वहां जीरो ग्रेविटी, वहां आपको बांधने वाला कोई नहीं है। वहां आपको यदि हवा में छोड़ दिया, ऐसे बाहर छोड़ दिया जाए, हवा तो है ही नहीं, अंतरिक्ष है, तो ऐसे बाहर छोड़ दिया जाए तो ऐसे आप आसमान में ऐसे उस मछली की तरह तैरने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां अपने को बांधने वाला कोई नहीं है। कितनी ताजुब की बात है। हम अपने आप को ऐसे महान समझते हैं कि ये तो मैं, मतलब ये सारा का सारा काम मैं कर रहा हूँ, मैं किसी कुर्सी पे बैठ रहा हूँ तो मैं बैठ रहा हूँ, किसी पलंग पर जाकर सो रहा हूँ तो मैं लेट रहा हूँ। अरे आप नहीं लेट रहे हो, आपको वो अर्थ लेटा रही है। यदि वो अर्थ अपना काम नहीं करे, अपना दायित्व नहीं निभाए, तो आप सुकून से लेट नहीं सकते, आप सुकून से उस चेयर पे बैठ नहीं सकते। हमारे सामने बहुत सारी समस्या आ जाती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल है जो ये सारा का सारा इस चीज के लिए क्या है, जिम्मेदार है। गुरुत्व यानी जो बड़े विशालकाय पिंड है वो छोटे छोटे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब कोई आपने नाम सुना होगा, यदि आपको यहां से किसी दूसरे ग्रह पे ले जाया जाए, मंगल ग्रह पे ले जाया जाए, तो क्या होगा? आप पृथ्वी की तरफ रहोगे या मंगल की तरफ रहोगे? मंगल खींच लेगा। आप चंद्रमा के पास जाओगे, चंद्रमा खींच लेगा। आप भाई चंद्रमा उपग्रह, चंद्रमा खींच लेगा। ग्रह के पास जाओगे, उपग्रह के पास जाओगे, उल्का पिंड के पास जाओगे, किसी भी पिंड के पास जाओगे, किसी भी विशालकाय ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा। पर जाने के लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। कंडीशन, इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए आपको एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, उसे कहते हैं पलायन वेग। आपका जो वेग है, आपकी जो स्पीड है, वो कितनी होनी चाहिए? आपको ताजुब होगा नंबर सुनकर, 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। आप इमेजिन करके देखिए, आप क्या एक सेकंड में, जितना मैंने बोला ना इतने में तो एक सेकंड हो गए, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करनी है? 11.2 किलोमीटर। क्या कोई आप में तय कर सकता है?
अपने पैदल चलने के लिए पैदल चाल जो ऑन एवरेज होती है 4 से 5 किलोमीटर होती है ना, एक आदमी पैदल कितनी स्पीड से चल सकता है? 4 से 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकता है। वो किसकी बात कर रहा है? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर, बहुत बड़ा नंबर है। क्या एरोप्लेन चल सकती है इससे? क्या अपना कोई ये क्या नाम जो फाइटर प्लेन है वो चल सकता है? हेलीकॉप्टर चल सकता है? उनकी स्पीड कितनी होती है? एरोप्लेन की स्पीड जैसे हम कहते हैं कि 1000 किलोमीटर 900 950 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहा हूं मैं, वो प्रति पर आवर है, वो पर सेकंड नहीं है, पर आवर है, वो भी 950 किलोमीटर पर आवर। गाड़ियों की स्पीड, मोटरसाइकिल की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा से ज्यादा 150 कर लोगे आप, पर वो तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड है। ऐसे ही आप ये देखो, फाइटर प्लेन की बात करें तो फाइटर प्लेन की भी हाई स्पीड मानी जाती है ना, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं इसे। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपने को पर सेकंड बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो इनमें से कोई चलने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें लाखों टन ईंधन चाहिए, लाखों टन ईंधन 1 सेकंड के अंदर बर्न करे, इतनी कैपेसिटी चाहिए। 1 सेकंड में धड़ाम से वो पूरा ब्लास्ट करे। और न्यूटन के तीसरे नियम से जितनी प्रतिक्रिया, जितना एक्शन क्रिया होगी उतनी क्या होनी चाहिए? प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तभी इतना वेग मिल सकता है। और वो कहां मिल सकता है? केवल और केवल रॉकेट के माध्यम से मिल सकता है, स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से मिल सकता है। तो रॉकेट और इनमें अंतर होता है। रॉकेट की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है, पर हमारे एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, कार, स्कूटर, ये कभी भी अपनी जिंदगी में इतनी स्पीड गेन नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर हम, यानी ये जितने भी साधन चलाते हैं, इनके माध्यम से हम इस पृथ्वी को छोड़ कभी भी नहीं जा सकते। इस धरती पर आपको रहना ही पड़ेगा यदि इन साधनों का इस्तेमाल करते हो। यदि आप इस ग्रह को छोड़ना चाहते हो, इससे परेशान हो चुके हो, तो आप दूसरे ग्रह पे चले जाइए। तो उसके जाने का तरीका क्या है हमारे पास? उस रॉकेट के ऊपर बैठ जाइए। अब क्या ओपन में बैठ सकते हैं? ओपन में तो हवा में जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। कल्पना चावला राख हो गई थी। उस स्पेस क्राफ्ट में छोटा सा, क्योंकि इनके स्पेस क्राफ्ट के ऊपर क्या होती है? कोटिंग होती है, थर्मल कोटिंग होती है। और वो थर्मल कोटिंग क्या होती है? जब घर्षण के कारण वहां पर जब गर्म होता है तो उससे वो सुरक्षा करती है, गर्मी से सुरक्षा करती है। उस कोटिंग का थोड़ा सा, जैसे अपने घर पे पेंट होता है ना, पेंट का थोड़ा सा हिस्सा हट गया तो अपने को क्या लगता है कि वहां दबा हो गया। कल्पना चावला के स्पेस क्राफ्ट में ऐसा ही हुआ था। उसमें थोड़ा सा हट गया था, थोड़ा सा पेंट हट गया था, ये समझ लो आप। और वो पेंट कैसा है? थर्मल इंसुलेटिंग है, यानी वो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देता है। अब हुआ क्या? वो थोड़ा सा पेंट हट गया तो वहां से क्या होगा? वो गर्मी अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो सबको जला देगी। कल्पना चावला के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। वो स्पेसक्राफ्ट जल के राख हो गया था आसमान के अंदर ही, और बहुत ज्यादा हाइट नहीं थी, अपने वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यदि जो आप वर्ल्ड का हाईएस्ट जंप देखो नहीं, आप यूट्यूब पर जाकर चेक करना, वर्ल्ड हाईएस्ट जंप, उसमें आप देखोगे कि जो हाइट्स पर जाकर वहां कैप्सूल से जंप करता है, तो वो हाइट ज्यादा थी, कल्पना चावला की हाइट कम थी उसके स्पेसक्राफ्ट की। वो बच सकती थी, पर उस टाइम पर उसे ये नॉलेज नहीं था कि मैं यदि यहां से जंप करूंगी तो मैं बचूंगी कि भी नहीं। तो वो इसके स्पेसक्राफ्ट में रही, वहां से जंप नहीं किया उसने, और उसकी लाइफ चली गई, हमारे बीच में वो नहीं रही। तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट यहाँ से जाते हैं, अंतरिक्ष में एक घर होता है जिसे हम स्पेस स्टेशन बोलते हैं। स्पेस स्टेशन चाइना का अलग है, नासा जैसे 4-5 देश मिलकर वहाँ पर एक है। इंडिया भी अपना तैयारी कर रहा है। इसरो जो है हमारी संस्था, जो अंतरिक्ष की एजेंसी है इसरो, वो इसरो एक यान बना रही है, उसका नाम है गगनयान। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? गगनयान। और वो गगनयान का काम क्या है? वो गगनयान अंतरिक्ष में हमारा घर होगा, वहां पर जाकर हमारे देश के जो वैज्ञानिक है वो अध्ययन करेंगे, और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटेंगे, और उस जीरो ग्रेविटी के अंदर बहुत सारा स्टडी करने वाले हैं स्पेस से रिलेटेड। और किस तरह से, जैसे आप ये सुधांशु शुक्ला की मैं बात आपको बताऊं, वो हड्डियों पर क्या फर्क पड़ता है जीरो ग्रेविटी का, उसके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। आप उसके बारे में अच्छे से और अच्छे से जान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें हम ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ये सारा का सारा इसमें है। तो ये विद्युत चुंबकीय बल कहाँ काम में आता है?
प्यारे दोस्त, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? यानी पंखा चल रहा है, इस पंखे को चला कौन रहा है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आप साइंस के विद्यार्थी हो, आप कभी सोच के देखो, जिस वैज्ञानिक ने इसके बारे में आविष्कार किया होगा, पहले राजा महाराजा के जमाने में लोग क्या करते थे, एक पंखी होती थी, उससे हवा डालते थे। उसने सोचा, किसी वैज्ञानिक ने सोचा होगा कि कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, वो दूसरों को हवा डालने में लगे हुए, खुद तो पसीने में त्राहिमाम कर रहे हैं, खुद तो पसीने में पूरे लथपथ है, और वो दूसरों को, राजा महाराजा को हवा दे रहे। बताओ कौन सी न्याय की बात है? एक आदमी परेशान हो रहा है दूसरे को सुविधा देने के लिए। तो उस वैज्ञानिक समाज, देखो विज्ञान जो है ना, समाज कल्याण का विषय है, लोगों की सेवा करने का विषय है। साइंटिस्ट बनना जो है वो बहुत ही पुण्य का कार्य है। एक साइंटिस्ट की जो जीवनी है ना, वो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। वो पूरे दुनिया के लिए, देखो एक आदमी पूरी दुनिया के अंदर एक सिंगल आविष्कार से, एक सिंगल डिस्कवरी से सबका भला कर सकता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सोच के देखो, एक कितने लोग परेशान होंगे, वो पंखी लेकर सबको हवा दे रहे। एक बड़े महापुरुष को 4-5 लोग चारों तरफ लगे हुए, वो हवा दे रहे। बताओ 5 लोग एक आदमी की वजह से परेशान है। अब उस समस्या से निजात दिलाने के लिए हमारे साइंस के अंदर हमने डिस्कवरी की, और हमने किया एक इस तरह का सिस्टम का इजाद, ऐसी डिस्कवरी जिससे आपको पंखी चलाने की जरूरत नहीं है। आपको पंखा दे दिया गया, उसको ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा दी, विद्युत ऊर्जा देकर वो पंखा चलने लग गया। जस्ट उस महाराजा को कहो आप उस पंखे के जाके नीचे बैठ जाओ, आपको ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाएगी। फिर भी कहा नहीं, इसमें तो आनंद नहीं आया, मुझे तो उमस के अंदर जब ह्यूमिडिटी होती है तो बहुत परेशानी होती है। तो फिर कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चलो आपके कमरे में क्या लगा दिया जाए, एसी लगा दिया जाए, कूलर लगा दिया जाए। कूलर लगा दी, उमस के टाइम पे वो भी काम नहीं कर रहा। अब एसी लगा दी, अब राजा महाराजा वो सर्दी वाली एकदम कड़ाके की जो ठंड पड़ती है गर्मी के टाइम पे, बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, उस कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, और जी चाहे तो वो बर्फ भी जमा सकता है। फ्रिज के अंदर जार बैठ जाओ, फ्रिज बर्फ भी जम जाएगी ना। यानी हमने वहां तक की डिस्कवरी कर ली। हम वेजिटेबल्स को बचाना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, हमने हमारी मर्जी से वहां का जो वातावरण है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, पर उसको डाउन करते 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 0 डिग्री सेल्सियस तक हम ले गए। 0 नहीं प्यारे दोस्तों, माइनस में 273 केल्विन तक हम पहुंच गए। हम बहुत डाउन टेम्परेचर ले गए। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम आज चाहते हैं कि हमें बहुत कम एनर्जी में एक ऐसी ट्रेन बनानी है, एकदम सुपर फास्ट चलने वाली ट्रेन, जिसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग ट्रेन। और वो सुपर कंडक्टिंग ट्रेन क्या करती है, थोड़ा सा धक्का लगाया और बहुत कम एनर्जी से चलती रहे। हम चाहते हैं कि हमारे ऐसी हमें ट्रेन मिले, तो उस पर भी रिसर्च जारी है, आप सभी जानते ही हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।